Anand Rai ji to reply the discussion. महोदय, आप्रवास और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 लाना आवश्यक हो गया था। क्यों, मैं बताऊंगा, लेकिन इस बिल के संबंध में कुछ संशोधन दिए गए थे मानवर जॉन ब्रिटास जी के द्वारा और मानवर संतोष कुमार जी के द्वारा। साथ साथ बहुत ही सीनियर मेंबर माननीय अभिषेक सिंघवी जी से लेकर भी शिवदासन जी तक 26 माननीय सांसदों ने, सीनियर नेताओं ने और माननीय सांसदों ने अपने विचार दिए। मैं उनके सुझाव, विचार और जो उनकी जो प्रतिक्रिया है उसके संबंध में बताऊंगा। मैं पहले थोड़ा बिल की आवश्यकता पर मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूँगा। महोदय, देश की सुरक्षा, देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए मुनाफा और व्यापार के दृष्टिकोण से देश की शिक्षा प्रणाली को पूरी दुनिया में स्वीकृति दिलाने के लिए और हमारी यूनिवर्सिटियों को वैश्विक बनाने हेतु देश में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत नींव डालने के लिए और इस देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार 2047 तक दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए यह बिल आवश्यक हो गया। हम इसके माध्यम से देश का विकास भी सुनिश्चित करेंगे। महोदय, 4 में से 3 अधिनियम पूर्व के हैं, वह भी आजादी के पूर्व के। 3 अधिनियम यानी 1920, 1939 और 1946 के अधिनियम न केवल संविधान पूर्व काल के हैं, बल्कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण समय के विशेष स्थितियों के अनुरूप लाया गया था। मेरे कहने का मतलब स्पष्ट हो रहा होगा। जबकि चारों अधिनियम में अंतर्निहित निरंतरता और उद्देश्य की समानता है, उक्त अधिनियमों में कुछ अतिव्यापी प्रावधान भी है। यह कानून बिखरे स्वरूप में था। इस कानून के बिखरे स्वरूप को एक रूपता दी गई है। इस विधेयक के पास होने से भारत में आने वाले हर विदेशी नागरिक का संपूर्ण, व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा रखने का काम देश में होगा। ढेर सारे ओवरलैपिंग कम हो जाएंगे, एजेंसियों के बीच के समन्वय बढ़ेगा, डेटा प्रबंधन और सत्यापन दोनों की जटिलता समाप्त होगी। कुछ माननीय सांसदों ने इस समिति को यह रेफर कर दिया जाए, इस कानून ने सलाह दिया है। लेकिन महोदय, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि 3 साल के गहन विचार के बाद गृह मंत्रालय ने इस विधेयक को डिजाइन किया है और बहुत सोच समझकर किया है, देश की आवश्यकता के अनुरूप किया है। महोदय, इसके जो मुख्य प्रावधान है कि व्यापक कानून अनुपालन के बोझ को बहुत हल्का करेगा। इस बिल के मुख्य प्रावधानों में भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता कर दी गई है। महोदय, सभी दृष्टिकोण से यह बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला बिल है। आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 भारत में विदेशों के प्रवेश, प्रवास और देश से निष्कासन और आप्रवास से संबंधित सभी मामलों के विनियमन के लिए प्रस्तावित है। महोदय, आप्रवास ब्यूरो पहले से ही अस्तित्व में है, जिस पर सवाल उठाया गया कि आप्रवास ब्यूरो जो इमिग्रेशन के जो अधिकारी हैं उसके संबंध में तो मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि गृह मंत्रालय के तहत आप्रवास ब्यूरो पहले ही से काम कर रहा है। इस विधेयक में देश के लिए आप्रवास ब्यूरो को चिन्हित किया गया है, जो विदेशियों
और आप्रवास के मामले के लिए एकमात्र एजेंसी होगी। यह कोई भारत में ही इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, यह कई देशों द्वारा अपनाई गई प्रथा के अनुरूप है। इससे विदेशियों को केवल एक ही एजेंसी से व्यवहार करना होगा, जिससे उनके लिए देश में आप्रवास की सुविधा बढ़ेगी। एक एजेंसियों से जब उनका सरोकार होगा तो स्वाभाविक है कि जटिलता समाप्त होगी। हम रोक कहाँ किसी को रह रहे हैं, हम निगरानी करने की बात कर रहे हैं, उनका हम डेटा रखने की बात कर रहे हैं, हम रोकने की बात महोदय नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह कह रहे हैं हमारे विपक्ष के माननीय सांसद कि जो विदेशी मेधावी लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वैसे लोग को भारत में आने से रोका जा रहा है। महोदय, अब भारत को गर्व है अपने देश के वैसे लोगों पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से अपनी मेधा को प्राप्त किया है और भारत के निर्माण में लगे हैं। हम किसी भी विदेशी वैसे एक्सपर्ट लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत की क्षमता पर और उसकी बुद्धिमत्ता पर, उसकी योग्यता पर भारत को गर्व है, इसलिए हम अपने पर भी गर्व कर रहे हैं। और विदेश से वैसे लोग जो देश में आकर भारत के विकास में, उसके रिसर्च एंड सेंटर में, उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के ख्याल से, शिक्षा प्राप्त करने के ख्याल से आएंगे, उनका स्वागत है महोदय। तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। गिरफ्तार करने, हटाने एवं ट्रैक करने की शक्तियां भी इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। भारत में प्रवेश और ठहरने की अनिवार्यता, आवश्यकता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां भी इस कानून में दी गई, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। भारत से किसी विदेशी को हटाने की भी शक्तियां दी गई है। अब ऐसे विदेशी महोदय जो यहां आकर हमारे देश में, हमारे ही देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल होते हैं, तो क्या उनको हटाया नहीं जाएगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जैसा ये पहले करते थे वैसे हम करें? यह नहीं होगा। मोदी की सरकार है। अगर कोई विदेशी यहां पढ़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन ही देनी है, सूचना तो देनी पड़ेगी। कोई कहां रह रहा है इसका ट्रैक तो रहना ही चाहिए। पहले पता ही नहीं चलता था, लोग आए, किस उद्देश्य से आए, कहां गए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, करने का क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, देश को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा आपके जमाने में नहीं था। मोदी के जमाने में लेखा जोखा होगा और जरूरत पड़ेगी तो अच्छे मन से आएंगे, उनका स्वागत भी होगा। अगर भारत के विरुद्ध साजिश करने के लिए आएंगे तो उसको इस देश में नहीं ठहरने दिया जाएगा। अभी बता रहे हैं, मैम बैठकर बात नहीं, आप इस प्रकार से झूठा आंकड़ा देकर सदन को, देश को आप किसके कहने पर कर रहे होंगे, किसको सुनाने के लिए कर रहे होंगे, किसको खुश करने के लिए, यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप गुमराह किए हैं। आपके गुमराही को मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। बैठिए। महोदय, महोदय, अन्य कुछ मुख्यधारा का भी प्रावधान किया गया है जिसमें पंजीकरण की बात कही गई है। धारा 9 में विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों की जिम्मेवारी धारा 9 और 10 में तय की गई है। धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। धारा 7 में बायोमेट्रिक जानकारी लेने के लिए कानून बनाया गया है। एक प्रकार से पूरी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से एक कानून में बांधने का काम महोदय किया गया है। महोदय,
क्या कर रही हैं? नहीं, आप चेयर को एड्रेस करें। माननीय मंत्री जी, आप कुछ भी बोले, प्लीज कुछ आप भी बोले। वाह, सीट प्लीज आप बैठे 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 कुछ लोग आप सभी बैठिए, आप सभी बैठिए प्लीज। सुष्मिता जी चेयर टेकिए। आप चेयर पर बैठकर कमेंट ना करिए प्लीज। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा वो आपस में बात नहीं, प्लीज से नहीं, मैं उंगली उधर नहीं करूंगा महोदय। बोलने में हाथ ऐसे उठ जाता है, आप- मैं आप आगे इधर सावधान रहूंगा, उधर उंगली नहीं उठाऊंगा, आपको ही देखकर मैं बोलूंगा। बिल्कुल बोलिए। महोदय, कुछ लोगों ने शंका व्यक्त किया है कि भारत में विदेशियों के आने जाने के रोक के लिए व्यवस्था की गई। अरे हम तो भारत की परंपरा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्यों रोकेंगे विदेशियों को? दुनिया भर के नागरिक अपने देश से दूसरे देश में आते हैं, जाते हैं। भारत में भी लोग आते हैं, भारत के लिए भी लोग गए हैं। और हमारे महापुरुषों ने तो भारत की संस्कृति परंपरा को लेकर विदेशों तक गया है, विवेकानंद जी से लेकर गांधी जी तक गए हैं। और जो वहां से आए हैं और उनकी अच्छी बातों को भी भारत ने हमेशा आत्मसात किया है। माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे लोकसभा में, उनके लोकसभा के एक एक भाषण का लोग चर्चा कर रहे थे, तो मुझको बहुत खुशी हो रही थी कि उनको गौर से सुन रहे थे, समझ भी रहे होंगे, लेकिन सत्य को बोलने से परहेज कर रहे थे। इसका तो दुख जरूर होगा। 6वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक विदेशों से भारत में आए कई विद्वानों ने भारत की व्यापार, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं आदि के बारे में पूरी दुनिया का परिचय कराया। आज हम चाहते हैं कि विदेशों से लोग आए, भारत के इस संस्कृति को देखें और मोदी जी के द्वारा 11 वर्षों तक किए गए सफल कार्यों से परिचित हो और जाकर अपने देश दुनिया को बताए। हम चाहते हैं महोदय, क्या महोदय, आज हमारे देश में लगभग 1,72,00,000 NRI है। इतना बड़ा डायस्पोरा और किसी देश का नहीं। उन सबके सुचारू रूप से आने जाने, मैं तो विदेशियों की बात क्या, अपने डायस्पोरा के आने जाने की बात कर रहा हूं। उनके सुचारू रूप से आने जाने और उनकी सारी चिंताओं के निराकरण के लिए यह बिल मोदी सरकार लेकर आई है। महोदय, मैं माननीय अभिषेक सिंघवी जी जब बोल रहे थे तो वो एक शब्द की चर्चा की कि मोदी सरकार लोगों को डराना चाहती है। मोदी सरकार लोगों को डराना नहीं चाहती है। डर उनको होना चाहिए जो भारत में आकर भारत के खिलाफ अगर साजिश करना चाहते हैं तो उसमें यह डर पैदा होनी ही चाहिए। महोदय, इन्होंने कहा, अभिषेक साहब ने, बड़े भाई हैं हमारे, आदरणीय सांसद हैं, इतने सीनियर हैं, बड़े नेता हैं, भले कांग्रेस की परिवारवादी व्यवस्था में दबे हुए हैं, अलग बात है। महोदय, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनके प्रति सरकार संवेदनशील है और पाकिस्तान से आने वालों पर जो कार्रवाई होती है उससे भी ज्यादा कठोर कार्रवाई दूसरे देशों से आने वालों पर होती है। महोदय, माननीय गृह मंत्री जी कहे थे, जब देश का विभाजन हो गया, उसके बाद जब वहां धर्म के आधार पर जब लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे, तो उन्होंने आग्रह किया था कि बाद में, अभी यहां स्थिति ठीक नहीं है, बाद में जो पाकिस्तान से यहां आना चाहेंगे वह उनको यहां स्वीकार किया जाएगा। गांधी जी भी बोले थे, जवाहरलाल जी भी बोले थे, सरदार पटेल साहब भी बोले थे। कांग्रेस भूल गई, लेकिन गांधी को मानने वाले मोदी को याद है और उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से
आने वाले वैसे प्रताड़ित, जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए, जिनकी संपत्ति लूट ली गई, जिनको बेघर किया गया, अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आने को मजबूर हुए, वैसे लोगों के प्रति तो संवेदनशीलता होनी ही चाहिए। और जो महोदय है, एक चीज जरूर मैं पाकिस्तान शब्द का याद, पाकिस्तान शब्द तो आज दुनिया में होनी नहीं चाहिए थी, भारत का बंटवारा होने ही नहीं चाहिए था। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं 1900 क्या करें महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस समय मुस्लिम लीग ने 1930 में, मैं बता रहा हूं महोदय, यह रिकॉर्ड की बात है, 1930 में 2 राष्ट्र की परिकल्पना कर दिया था। लाहौर के अधिवेशन में बिल्कुल से एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी गई थी। उसी समय रोक देना चाहिए था, लेकिन एक व्यक्ति के जिद, प्रधानमंत्री पद की लालच और जिन्ना के जिन ने देश का बंटवारा कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था। यह इतिहास की बात मैं कर रहा हूं महोदय। सुष्मिता सेन जी कुछ बातें कह रही थी। प्लीज हाँ, सुष्मिता देव जी, सॉरी, मैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। इन्होंने कहा कि सीए कानून अधिसूचित नहीं हुआ है। यह गुमराह कर रही थी सदन को, देश को। महोदय, यह सीए कानून अधिसूचित कर दिया गया है, सुष्मिता जी कर दिया गया है। सुष्मिता जी आप बैठे। और 11 मार्च 2024 को कोई बात आप सबके रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, वो यही अधिसूचित। इन्होंने कहा सवाल उठाया था महोदय, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है कि इसको अधिसूचित कर दिया गया है। और इन्होंने कहा कि 300 के आसपास, कुछ 300 के आगे पीछे कुछ आंकड़ा दे रही थी कि इसके तहत लोग नागरिकता लिए, हजारों की संख्या में नागरिकता लिए महोदय। और इन्होंने कहा था कि अब तक 26 घुसपैठियों को वापस किया गया महोदय। 36,000 घुसपैठियों को यहाँ से बाहर किया गया है, यहाँ बाहर किया गया है महोदय। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने, श्री एनआर इलांगो जी ने, श्रीमती जया बच्चन जी ने और बिरान साहब ने विधेयक में अपील का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा विषय उन्होंने उठाया। आप प्रवासन अधिकारी ऑन द स्पॉट निर्णय लेते हैं। किसी देश में आप्रवासन अधिकारी के आदेश लागू होने से पहले अपील का प्रावधान नहीं है। अपील तंत्र उपलब्ध है, वहां भी अपील तभी दायर की जा सकती है जब व्यक्ति उस देश में वापस लौट गया हो जहां वह गया था, जहां से वह आया था। तो महोदय, इस तरह से उस में कहा गया है। महोदय, संजय जी ने एक विषय उठाया, नीरव मोदी का नाम, ललित मोदी, विजय माल्या का। जरा कांग्रेस के लोग सुन रहे थे, बीच में कांग्रेस के लोग जब जाने लगे तो हमको लगा कि संजय जी के भाषण में जा क्यों रहे। तब मुझको पता चल गया कि जरूर यह कांग्रेस के जमाने की बात है, जरूर कांग्रेस के जमाने की बात है। नीरव मोदी ने पहला गलत LOU मार्च 2011 में PNB की बैटरी हाउस शाखा से हासिल किया था। वह अगले 74 महीने में 1212 और ऐसी गारंटी प्राप्त करने में कामयाब रहे। ललित मोदी विदेशी मुद्रा के कथित उल्लंघन और 2009
फिर बोल रहा हूं मैं, वर्ष 2009 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ 425 करोड़ रुपए के आईपीएल प्रसारण अधिकार सौदे के दोषी है 2009 वर्ष में। कौन था? विजय माल्या सरकार। अच्छा हुआ इनकी सरकार चली गई, नहीं तो और इतना ना जाने और क्या क्या अनर्थ होता। विजय माल्या ने 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस का संचालन बंद कर दिया और बैंकों और लेनदारों के लिए बढ़ते ऋणों को छोड़ दिया। और उस समय जब बैंक का संचालन बंद किया, उस समय कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं महोदय? बिल्कुल होनी चाहिए। सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। अब आप भी बैठे। महोदय दोला जी, माननीय मंत्री जी, महोदय माननीय मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर है मेरा। कौन सा रूल? Under 240, यस irrelevance or reputation, the chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious reputation, either of his own arguments or of the arguments Please, used I by have read it. I have read it. Sir, history is being Point butchered. of order is not Sir, relevant. This is applicable for all of history you. butcher No कर रहे point हैं। of order. Please, माननीय मंत्री जी, nothing is going on record. Please take your seat. Take your seat. महोदय, आप पार्टी के नेता संजय जी आजकल ज्यादा ही दुखी चल रहे हैं जब से उनकी सरकार गई है। जानते हैं कि आगे सरकार आने वाली नहीं है। उन्होंने जो विषय उठाया था उसी विषय में जो मैं बोल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का हल्फनामा है। इसी संदर्भ में अपराध की आय के समय में अटैचमेंट ने 3 भगोड़े अपराधियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा 22,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल धोखाधड़ी से 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को अटैच किया गया है। इन आंकड़ों का उल्लेख एपेक्स कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब द्वारा प्रस्तुत नोट में किया गया था, जो पीएमएलए की रोकथाम के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित याचिकाओं के एक बेंच पर तर्क सुन रहा था। सर, कार्रवाई हम कैसे नहीं कर रहे हैं? घोटाला इन्होंने करवा दिया, भागने का मौका इन्होंने दिया और हम तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें स्पष्ट किए हैं। महोदय, अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अलग अलग बातें कही कि देश की छवि देश की छवि बिगाड़ने की बात हमारे बिगड़ रहा है, ऐसा कहा गया एक माननीय सदस्य द्वारा, बीरन साहब द्वारा। महोदय, देश का छवि कब बिगड़ता है? जब देश में के आंतरिक सुरक्षा खतरे में होता है, अशांति का माहौल होता है। मोदी सरकार आने के बाद हिंटरलैंड में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। महोदय, 25 करोड़ इस देश से गरीबी मिटी। यह देश की छवि बनाता है, बिगाड़ता नहीं है। आज हमारे पास राफेल है, कोई हमारे तरफ देख नहीं सकता। हमारी इस पावर से छवि बनी है। इस देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, गरीबों का घर बना है, शौचालय बना है और भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर जब गर्व कर रहा है, भगवान श्री राम का मंदिर बना है, इससे भारत का स्वाभिमान और छवि बढ़ा है। भारत अपने विरासत पर गर्व करने लगा है। महोदय, भारत की छवि
बिगड़ी नहीं बनी है। सोचिए, देखिए, आज जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो भारत के छात्र और भारत के नागरिक ही नहीं, भारत के छात्र और नागरिक ही नहीं, विदेशी नागरिकों और वहां के छात्रों ने भी गर्व से तिरंगा थामकर अपने को सुरक्षित किया। देश की छवि महोदय यहां पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है। महोदय, दावे के साथ मैं इस सदन में और देश को कह रहा हूं कि घुसपैठियों में काफी कमी आई है और घुसपैठियों को लाने की साजिश सबसे ज्यादा वहां होती रही है या अभी हो रही है, या तो कांग्रेस की सरकार थी या अभी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है। कहते हैं सर, घुसपैठियों को रोकने के लिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए कार्रवाइयां हो रही है। बीएसएफ की तैनाती बढ़ाई गई। जहां हम बार नहीं लगा पा रहे हैं, भौगोलिक अपने सीट और प्राकृतिक, भौगोलिक और प्राकृतिक जहां सुविधा नहीं है, वहां हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहां भी तकनीक का सहारा लेकर हम भारत की सीमा को सुरक्षित भी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहते हैं माननीय दिग्विजय सिंह। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है उसकी हम निंदा करते हैं और उनसे ऑथेंटिकेट करने की मांग करते हैं। थैंक यू। ऑथेंटिकेट नंबर प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, नो नो नो, माननीय मंत्री जी, मंत्री जी, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बैठिए। पश्चिम बंगाल की सरकार, जहां भारत सरकार कटीले मजबूत तार जो न कट सकता है न जिसमें जंग लग सकता हो, ऐसे तार लगाने के लिए तैयार है। महोदय, 10 बार मीटिंग हो गई। भारत सरकार ने सीमा पर बार लगाने के लिए पैसे दे दिए। जमीन अधिग्रहण का मामला है, टीएमसी की सरकार हमको जमीन नहीं दे रही है और जमीन दे देगी। उसके 24 घंटे के भीतर वहां बार लगाना मोदी सरकार शुरू कर देगी। और महोदय, कुछ लोग बोलते हैं छलांग लगाकर आ जाते हैं। कितनी घटनाएं हुई है, कितनी घटनाएं हुई सीमा पर जब हम घुसपैठियों को रोकते हैं। इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज, पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। आप सर 239। Yes, Sir, the minister is misleading the house as far as West Bengal is concerned. Land procurement. No, I have heard it. Please. माननीय मंत्री जी, no point of order, please. No point of order, please. No point of order, please. तो मैं कह रहा था कि जब हमको वहां जमीन मिल जाएगी, हम बचे हुए बांग्लादेश और भारत की सीमा पर हम फेंस भी करेंगे, तार लगाएंगे। और महोदय, मैं कह रहा हूं कि विदेशी घुसपैठ करने में अब नाकाम हो रहे हैं। कामयाबी वही मिल रही है जहां हमारी भाजपा की सरकार नहीं है। आसाम में भाजपा की सरकार है, आज वहां घुसपैठियों को रोक दिया गया।
फोर्स में। तो भाई माननीय मंत्री जी कंटिन्यू। ये महोदय, महोदय अभी अभिषेक सिंघवी साहब ने हमारे गृह मंत्री जी के वक्तव्य पर सवाल उठाए थे कि गृह मंत्री जी ने अपने उस अभिभाषण के क्रम में इस प्रकार से बोला है। मैं कह रहा हूं, गृह मंत्री जी ने प्रारंभ के शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक जो बोला है वो यथार्थ और सत्य के धरातल पर खड़ा है। कहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा वही कहा है जो कहना चाहिए था और जो या तो देश हित में है या इस विधेयक में है। महोदय, सवाल बीएसएफ पर उठाए जा रहे थे, मैं उसकी चर्चा करके समाप्त करूंगा, आगे बढ़ूंगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किस प्रकार से बीएसएफ को लोग डिस्टर्ब करते हैं। जब अपने काम में जब कोई भी घुसपैठी आने की कोशिश करता है या वहां जब कार्रवाई किसी अवैध रूप से कार्य किए जाने में किसी भी विषय पर जो देश के लिए नुकसानदेह है, तो हाँ टीएमसी पार्टी के लोग जिनको उन्होंने अवैध रूप से आधार कार्ड दे दिया है, ना चाहिए तब भी वोटर लिस्ट में नाम समाहित कर नागरिकता दे दी है, इकट्ठे हो जाते हैं महोदय और इकट्ठे होकर उनके कामों में दखल देते हैं। जब बीएसएफ कार्रवाई करना चाहती है तो दुहाई देते हैं, यह राज्य के विधि व्यवस्था का प्रश्न है। 50 किलोमीटर तक निश्चित रूप से बीएसएफ के अंतर्गत लाया गया है, लेकिन उस दायरे में उसमें भी बीएसएफ को जो चिन्हित कार्य है उस पे निगरानी कार्रवाई की अधिकार दिए गए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो सीमा पार करते ही भारत की भूमि में आते हैं, जिस राज्य की सीमा पड़ती है उनका विषय हो जाता है, वहां डिस्टर्ब करते हैं, काम नहीं करने देते। तब भी उस परिस्थिति में भी बहुत वहां सफलता मिली है। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि हाँ, घुसपैठियों को रोका गया है, घुसपैठियों में काफी कमी आई है और आगे कमी आएगी यह, लेकिन राज्य सरकार भी हम लोगों को उसमें सहयोग करे। महोदय, मैं अंत में यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह विधेयक बहुत जरूरी था। यह विधेयक से हमारे यहाँ जो आप्रवासन का और विदेशियों से संबंधित जो यहाँ प्रावधान है, उस प्रावधान को सरल बनाने के लिए, उसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, देश की सुरक्षा से संबंधित विषयों के लिए और शिक्षा से, स्वास्थ्य से या पर्यटन से संबंधित विषयों पर नियमों में सरलता लाकर, लेकिन देश के अहित में सोचने वालों पर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान कर इस कानून को संपूर्ण बनाया गया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि माननीय सदन से कि इस विधेयक को पारित करें। धन्यवाद। The question is that the Immigration and Foreigners Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken to